दिल्ली शराब घोटाला मामले में पकड़े गए अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी थी। इसके कुछ घंटे बाद ही हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया। लेकिन इसके पहले हाईकोर्ट का कोई फैसला आता, केजरीवाल स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और 23 जून को याचिका पर सुनवाई की मांग कर डाली, जबकि हाईकोर्ट में मामला अभी लंबित है। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दे और हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहें। इसके पहले ईडी ने निचली अदालत के फैसले को विकृत बताते हुए हाईकोर्ट को बताया कि वहां न मुझे जवाब देने दिया गया और न ही लिखित दलीलों को देखा गया। यहां तक कि हमें हाईकोर्ट जाने का भी वक्त नहीं दिया क्योंकि पूरा फैसला आया ही नहीं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। माना जा रहा है कि अदालत का फैसला आने तक केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हाईकोर्ट कब और कैसे फैसला सुनाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी, जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में तुरंत चुनौती दी थी। ईडी ने कोर्ट में काफी मजबूती से कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उसकी दलीलों को नजरअंदाज किया और इतना ही नहीं, उससे पर्याप्त मौका तक नहीं दिया गया। जो भी बातें कही गई सबको ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने साफ कहा कि केजरीवाल दो तरह से दोषी हैं। पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने करोड़ों रुपए मांगे और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर भी, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने किया। वो इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं। हमने 45 करोड़ को ट्रेस किया है और ये भी दिखाया कि इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में कैसे हुआ और ये सब कुछ जमानत का आदेश खारिज करने के लिए काफी है। इसके बाद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम ने जवाब दिया। उन्होंने ईडी की तेजी पर सवाल उठाए, यहां तक कि कहा कि किसी भी आरोपी ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। जिन गवाहों का नाम लिया जा रहा है उनको तुरंत जमानत दे दी गई, उन्हें लाभ पहुंचाया गया। ऐसा लगता है कि उन गवाहों ने दबाव में आकर बयान दिया। करीब 5 घंटे की जिरह के बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित रखने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि वो ईडी की याचिका पर 2 या 3 दिन में आदेश पारित करेगा। तब तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक रहेगी और इससे साफ हो गया कि अगले हफ्ते तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। 2-3 दिन उन्हें जेल में ही बिताने होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 25 जून को हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकता है। अगर हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो केजरीवाल के तिहाड़ से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने ईडी की दलीलों को मजबूत मानते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई चारा नहीं बचेगा। फिर उन्हें अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हाई कोर्ट के स्टे को चुनौती दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव के पहले हरियाणा में किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया, लेकिन कई बड़े नेता इस्तीफा देने की लाइन में हैं और सबके निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इसलिए हुड्डा डैमेज कंट्रोल में जुट गए, क्योंकि अब अगर एक भी बड़े नेता का इस्तीफा होता है तो संदेश यही जाएगा कि इसके पीछे हुड्डा की मनमानी है और तब हुड्डा के पर भी कतरे जा सकते हैं। वैसे भी हुड्डा की राहुल गांधी से पटती नहीं। लोकसभा चुनावों में टिकट के कटने से नाराज अन्य नेताओं को मनाने के लिए खुद हुड्डा ने मोर्चा संभाल लिया। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को साधने के बाद अब वो अपने रिश्तेदार और दिग्गज नेता करण दलाल को भी मनाने में जुटे हैं। इनके अलावा समालखा के विधायक धर्म सिंह छोक्कर के साथ साथ अन्य नेताओं के साथ भी संपर्क साधा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी छोड़ बेटे को संसद में भेजने के लिए कांग्रेस में आए वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, करण दलाल और कैप्टन अजय यादव की टिकटें कटी थीं। इस प्रकार करनाल से खुद या अपने बेटे को चाणक्य शर्मा को लॉन्च करने की तैयारी में कुलदीप शर्मा को भी झटका लगा था। हालांकि करण दलाल और कुलदीप शर्मा दोनों ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खास माने जाते हैं, लेकिन टिकट न मिलने की नाराजगी दोनों खुलकर जाहिर कर चुके हैं। मौके की नज़ाकत को समझते हुए हुड्डा ने कुलदीप शर्मा की तारीफ में मंच पर कसीदे पढ़े और उन्हें अपना साथी करार दिया। हुड्डा ने कहा कि अगर कुलदीप शर्मा छोड़ना भी चाहेंगे तो भी वो उसे नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, खुद शर्मा ने यह कहा कि वो कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके बाद हुड्डा ने करण दलाल और विधायक धर्म सिंह छोक्कर को संपर्क किया। हुड्डा अपने समर्थकों को सरकार आने पर अच्छी जगह एडजस्ट करने की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनती है और कौन नेता किस पार्टी में जाता है। हुड्डा विरोधी गुट किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने को लेकर हाईकमान को संदेश देने की कोशिश में है कि हरियाणा कांग्रेस में एक धड़े का कब्जा है और दूसरे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हरियाणा प्रभारी पर भी एक तरफा होने का आरोप लगाते रहे।
इसलिए अगर अब कोई और विधायक या कोई बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ता है तो यकीनन हुड्डा पर इसका असर पड़ना तय है। संभावना है कि जीटी रोड से एक कांग्रेस के विधायक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अब भी भाजपा नेताओं के संपर्क में है। हरियाणा कांग्रेस में 40 से अधिक पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा भाजपा के कुछ विधायकों पर भी कांग्रेस की नजर है। लोकसभा चुनाव में गन्नौर से भाजपा विधायक निर्मल चौधरी के पति की ऑडियो तक वायरल हो गई थी। ऑडियो में उन्होंने हुड्डा की तारीफ की थी। इसके अलावा भी नाराज चल रहे कुछ भाजपा विधायकों को साधने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में पानी की कमी है और दक्षिण दिल्ली के भोगल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी आतिशी मार्लेना पानी पी पी कर हरियाणा सरकार को कोस रही हैं। आतिशी को अब भी कांग्रेस से उम्मीद है कि वो उसका साथ देगी, इसलिए उनके निशाने पर हिमाचल प्रदेश नहीं, सिर्फ हरियाणा, जिसने साफ तौर पर दिल्ली से ज्यादा पानी देने से इनकार कर दिया। आतिशी अनशन पर बैठी तो उनके साथ पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी बैठ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी तो उसी दिल्ली के नागरिक हैं जो पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों का धैर्य जवाब देने लगा तो उन्होंने पलटकर केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ ही नारे लगाना शुरू कर दिया। मतलब कि आतिशी के अनशन की सरेआम भद पिट गई। बाद में केजरीवाल के खिलाफ नारे लग रहे हैं, लोगों को वहां से हटा दिया गया। इस घटना को राजनीतिक रूप से आतिशी मार्लेना ने कहा, कुछ लोग हमें मारने के लिए आगे आए थे। लेकिन आतिशी शुक्रवार से उपवास पर बैठी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा यमुना में दिल्ली के उचित हिस्से का पानी नहीं दे रहा। अपने जल सत्याग्रह स्थल से एक वीडियो संदेश में आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पानी नहीं छोड़ता तब तक वो कुछ भी नहीं खाएंगी। आतिशी ने कहा कि शुक्रवार को हरियाणा द्वारा 110 मिलियन गैलन प्रतिदिन कम पानी छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि 1 MGD पानी से 28,000 लोगों को पानी मिलता है। 100 MGD पानी की कमी का मतलब है 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है। इस बीच भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आतिशी के अनशन को दिखावा करार दिया और आरोप लगाया कि यह उनकी निष्क्रियता को छिपाने के लिए एक राजनीतिक नाटक है। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि आतिशी एक असफल जल मंत्री हैं। इस साल फरवरी में यह स्पष्ट था कि दिल्ली को लंबी गर्मी झेलनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की। आतिशी पर हमला करते हुए भाजपा की दिल्ली यूनिट ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें विरोध स्थल पर कोई आम आदमी पार्टी का नेता नहीं दिख रहा। भाजपा की दिल्ली इकाई ने एक्स पर इस पोस्ट के माध्यम से कहा कि ये कैसा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। यहाँ आतिशी दोपहर के भोजन के समय और रात में एसी कमरे में खाना खाने और आराम करने जाती हैं। एक बड़ा घोटाला चल रहा है। आतिशी पर यह आरोप बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने लगाया था। इसके बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा के जालसाजों को पता होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अनशन पर बैठता है उसका मेडिकल चेकअप डॉक्टर करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है। अपने केंद्रीय मंत्री को भेजो, नायब सैनी को भेजो। यदि आम आदमी पार्टी गलत है तो दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दें। रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके में स्थित जल बोर्ड के ऑफिस पर बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाने के लिए डीएम को पत्र लिखा है। इसमें एक घर के लिए एक टैंकर उपलब्ध कराने के बजाय 6-7 घरों को एक टैंकर वितरित किए जाने की बात कही गई, जिसमें घरों को समान रूप से पानी मिल सके। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विभिन्न विभागों, सलाहकार और एक्सपर्ट के नाम पर नियुक्त किए गए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाला, तब आम आदमी पार्टी ने बड़ा शोर मचाया था कि इस तरह से किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, उनकी नौकरी नहीं छीनी जानी चाहिए, क्योंकि उनका भी घर परिवार है। लेकिन अब उस पर आम आदमी पार्टी ने गर्म का हवाला देकर 600 पार्ट टाइम वोकेशनल टीचर्स को नौकरी से हटा दिया। 600 परिवारों की एक झटके में रोटी छीन ली। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वोकेशनल टीचर्स को अचानक नौकरी से हटाए जाने के बाद बड़ी साजिश इसे बताया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पार्ट टाइम वोकेशनल टीचर्स को नौकरी से हटा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा गर्मी की वजह से किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इसके लिए लगभग 38 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी, लेकिन फिर उन्होंने लगभग 600 टीचर्स को हटा दिया। भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की और अपनी चिंता को साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ भाजपा सांसदों की बैठक के बारे में बात करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारे सांसदों ने एलजी से मुलाकात की और उनसे दिल्ली में 600 पार्ट टाइम वोकेशनल टीचर्स को नौकरी से हटाए जाने का संज्ञान लेते हुए अनुरोध किया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में करीब 600 वोकेशनल टीचर्स हैं, उन्हें अचानक नौकरी से हटा दिया गया। जब दिल्ली सरकार से पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा गर्मी की वजह से किया गया है।
इसलिए हमारे सांसदों ने एलजी से मुलाकात की और इस मामले को संज्ञान में लेने का अनुरोध किया। इस बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने वोकेशनल टीचर्स को अचानक नौकरी से हटाए जाने को एक बड़ी साजिश करार दिया और आश्वासन दिया कि इस मामले में न्याय मिलेगा। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वोकेशनल टीचर्स को नौकरी से हटा दिया है। हमने इस पर दिल्ली के एलजी से मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे के बारे में बताया। उन्होंने इसकी रिपोर्ट मांगी है। ये एक बड़ी साजिश है और इस मामले में न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देता अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले या न मिले, उनकी मुश्किलें अपनी जगह कायम हैं। लोकसभा चुनाव से अरविंद केजरीवाल को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन नतीजों ने नाउम्मीद कर डाला। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पंजाब में भी भगवंत मान सरकार होने के बावजूद लोगों का अपेक्षित समर्थन न मिला। अब तो ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही और ये स्थिति उनके जेल में रहने के दौरान ही नहीं, जमानत पर बाहर आने के बाद भी बनी रहने वाली है। दिल्ली में तो शुरू से ही सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती रही। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते जरूर हैं, लेकिन अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखते। जब डिप्टी सीएम के रूप में मनीष सिसोदिया काम कर रहे थे, सब वही संभालते थे। मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद वैसे ज्यादातर विभाग आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बीच बांट दिए गए। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कामकाज पर बस इतना ही फर्क पड़ा कि जरूरी फाइल्स पर दस्तखत करने के लिए वो अब उपलब्ध नहीं होते, वरना जेल से तो वो सरकार वैसे भी चला ही रहे हैं और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं। हालात तो ये हो गए कि दिल्ली में पानी का संकट का हाल कोविड का प्रकोप जैसा हो गया है। जैसे कोरोना काल में केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही थी, पानी के संकट को लेकर भी हालात ऐसे ही कुछ हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर नहीं छूटे होते और स्वाति मालीवाल मिलने के लिए जेल न गई होती तो मारपीट के आरोप जैसे वाकये भी नहीं हुए होते। इस केस में अब तक तो यही सामने आया। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर गई हुई थी और तब विभव कुमार के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। स्वाति मालीवाल ने वहीं से दिल्ली पुलिस को कॉल किया और बाद में शिकायत दर्ज भी करा दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विभव जेल में है और उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। मालीवाल का केस इतना न उलझता अगर अरविंद केजरीवाल ने इसे भी ईडी केस की तरह राजनीतिक मुद्दा न बना लिया होता। जैसे संजय सिंह ने सबसे पहले विभव कुमार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के एक्शन लेने की बात कही थी, शायद वही खत्म हो जाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को न सिर्फ अपने साथ घुमाते रहे बल्कि स्वाति मालीवाल का साथ न देकर अपने लिए नई मुसीबत मोल ले ली। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े लूजर रहे। इसका गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की हैसियत पर भी असर पड़ा। दिल्ली में 2025 की फरवरी में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुफ्त की चीजें देकर वो लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। क्या आगे भी वे ये चला पाएंगे? तब क्या होगा जब कोई और पार्टी अरविंद केजरीवाल की ही लाइन अपना ले। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने का ये फंडा अब तक कामयाब रहा, लेकिन आगे भी ऐसा होता रहेगा, इस बात की भला क्या गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एमवीए में तकरार तेज होती जा रही है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच एमएलसी की सीटों को लेकर हुए तकरार के बाद अब शरद पवार अपने पत्ते चलना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले शरद पवार ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। पवार ने गठबंधन में शामिल दोनों ही दलों को साफ शब्दों में कह दिया कि लोकसभा चुनाव में तो हम कम सीटों पर चुनाव लड़ लिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी समझौता नहीं करेगी। शरद पवार ने शुक्रवार को पुणे शहर के जिले और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और इसके बाद विधायकों और नवनिर्वाचित सांसदों के साथ भी एक बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने अपना स्टैंड साफ किया। पुणे प्रमुख प्रशांत जगताप भी पहली बैठक में शामिल हुए थे। जगताप ने बताया कि बैठक में पवार ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहे। जगताप ने संकेत दिए कि विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होती है। उन्होंने बताया कि शरद पवार पुणे, बारामती, मावल और शिरूर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में स्थिति की भी समीक्षा की। दूसरी बैठक में शामिल हुए पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि पवार ने सांसदों और विधायकों से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी ने अभी तक ये तय नहीं किया कि वो सीट पर बंटवारे के दौरान कितनी सीटें मांगेंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद में विधायक कोटे से 11 सीट के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं।
राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। प्रदेश के 288 सदस्यीय सदन में 14 सीटें रिक्त होने के चलते निर्वाचकों की संख्या 274 है। विजयी उम्मीदवार के लिए कोटा 23 है। संख्या बल को देखते हुए एमवीए को 11 में से 2, सत्तारूढ़ गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस एक उम्मीदवार को एमएलसी के रूप में निर्वाचित करा सकती है, जबकि शिवसेना, यूबीटी और पवार एक उम्मीदवार को एमएलसी के रूप में निर्वाचित करा सकती है। भाजपा 5 उम्मीदवारों को एमएलसी के रूप में निर्वाचित करा सकती है, जबकि शेष 4 को सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। चुनाव 12 जुलाई को होने हैं और नामांकन 25 जून से शुरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 103 विधायक हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के 40, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 38, कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी के 15, शरद पवार नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के 10 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।